नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी MCQ की जो सीरीज़ अपन स्टार्ट कर रखी थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं RPSC ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, और आज के जो MCQ है वो रहेंगे अपने 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था, उस वाले पेपर के अंदर जो भी PG लेवल के सिलेबस में पूछे गए थे, PG लेवल के अंदर पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस का आज अपन क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक तो नॉर्मल सा ये क्वेश्चन तो पहले बाद में अपन देखेंगे, जब अपन पूरा कंप्लीट करके देखेंगे तब की देखेंगे। यहाँ पे पहले अपन देखेंगे ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज इज, विश्व भर लेवल पर अगर अपन देखेंगे तो कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो कैसी है, थ्रेटेंड मतलब संकटग्रस्त है। तो यहाँ पर देखेंगे विश्व स्तर पर जो संकट उत्पन्न पक्षी प्रजाति है, तो ऐसी कौन सी बर्ड स्पीसीज है, तो इनमें से कौन सी है, गोडावन। ये कौन सी है स्पीशीज, गोडावन है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आएगा। जो अपना जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसके अंदर से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं अपन, साथ साथ ही नीचे चलते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं। यहाँ से अपन देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। देखो इसमें पूछा गया है द 20th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे अपन कोप 20 के नाम से दिया गया था, इन दिसंबर 2014 वॉज हेल्ड। ठीक है, जो कोप है वो 2014 के अंदर दिसंबर में हुआ था। यहाँ पर कब हुआ था ये, तो 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 2014 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक प्रकार के क्या है, कॉन्फ्रेंस है। ठीक है ना, ये क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और किस से रिलेटेड है, तो जो क्लाइमेट चेंजेज है उससे क्या है, ये रिलेटेड है। कोप क्या है, तो क्लाइमेट चेंजेज, क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर अपनी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यहाँ पर अपन देखेंगे UNEP के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और ये किससे रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है प्रोग्राम होता है। इसमें सभी देश जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहा है, कौन से खतरे हैं, उन चीज़ों को ध्यान में लेकर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाते हैं। और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें यूज में ली जा सकती है, ताकि क्लाइमेट को अपन क्या कर सके, चेंज होने से बचा सके, उसके रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। अब तक अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जो कोप है अब तक हो चुके हैं, तो ये अब तक कितने हो चुके हैं, कोप 28। लेटेस्ट जो हुआ था वो कौन सा हुआ था, ये 28 नंबर का हुआ था, कोप 28। और ये भी हुआ था कहाँ पे, दुबई में। कहाँ पे हुआ था ये, दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका मतलब अभी जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो अब जो होगा वो कोप होगा 29, कोप 29 होगा। और वो भी कब होगा, 2024 में ही होगा, 2024 के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और कभी हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे होगा, तो ये बेकू जेरबेंज, ये होगा बेकू एजरबैजान।
एजरबेजान। यहाँ पे ये इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2024 के अंदर। इतना आपको जरूर याद रखना है 2028 के अंदर, मतलब कोप 28 जो नंबर का है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका मतलब अब तक टोटल कितने हो चुके हैं, 28 तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कोप 20 वाला जो हुआ था 2014 के अंदर जो ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर के अंदर, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो किया गया था पेरू के अंदर, लीमा के अंदर, पेरू लीमा में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बार बार में रिपीट होते हैं, तो इससे अपग्रेड जो चीज़ें हैं मैंने इससे रिलेटेड वो डिस्कस आपके साथ में की है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा जो क्वेश्चन है ये किससे पूछा गया है, जो बायोस्टैटिक्स आपकी चलती है उससे पूछा गया है। विच टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको, ऑफ डाटा इज कॉमनली यूज्ड फॉर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे अपन यहाँ पे कहेंगे कि कोई एक सर्किल है, यहाँ से अपन देखेंगे जैसे, और यहाँ पे अपन इस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पे 50% और यहाँ 25% और 25%, ये किसी प्रकार के डाटा है। ए है वो 50% है, बी है वो 25% है और सी है वो 25% है, ये डाटा है। तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज के रूप में तो उसे क्या कहते हैं, पाई चार्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन, पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 114 नंबर का, इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। ये क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस में आपके सामने कर चुका हूँ कि हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, चाहे वो इसका साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए, चाहे 2D स्ट्रक्चर कौन बनाता है, चाहे 3D स्ट्रक्चर कौन बनाता है, उनसे रिलेटेड पूछा जाए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो नॉक्स वो है ना, नॉल एंड नुक्सा, नॉक्स ऐसे नाम से कुछ है, यहाँ पे अपन देखेंगे नॉल एंड रुस्का के नाम से आएगा। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, जिसमें मैक्स, नॉल एंड रुस्का, ये इसका राइट आंसर है, जो कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। हालांकि बुक में ये सब चीज़ें मेंशन है, जो अपनी बुक है ये, इसमें मैक्स, नॉल एंड अर्नेस्ट रुस्का के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। आगे अपन देखेंगे क्वेश्चन 115 नंबर का, जो भी किससे रिलेटेड है, आपकी डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या आप कह सकते हैं अपन टेक्निक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखेंगे विजुअलाइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इज डन आफ्टर स्टैनिंग डीएनए विद। जैसे मान लो सपोज आपने क्या चला रखा है, यहाँ पर अपन देखेंगे कि आपने कोई इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाया है, ठीक है ना। क्या देखना चाहते हो आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस देखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे आप क्या करना चाहते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपके पास में कोई भी डीएनए के जो एक स्ट्रक्चर है, उस डीएनए को क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से आप उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाओगे। इन फ्रेगमेंट्स को अब आप क्या करना चाहते हो, इनकी साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हो। तो करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज में लेना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस डीएनए सैंपल को, डीएनए सैंपल के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें डाई ऐड करनी पड़ेगी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में इसे देखेंगे कैसे कि डीएनए है कहाँ पे। तो डीएनए की पोजीशन को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, ईटीबीआर को ऐड किया जाता है। ईटीबीआर इथिडियम ब्रोमाइड को इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अब अपन क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है या फिर जेल जो है वो तैयार करेंगे। इस प्रकार से जेल अपन यहाँ पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, वेल। ये वेल है जिनमें अपन ये सैंपल जो बना है, किस किस का सैंपल बना है, डीएनए प्लस इथिडियम ब्रोमाइड का, दोनों का सैंपल जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर
इनमें लोडिंग कर देंगे और ये जो फ्रेगमेंट है ये क्या होंगे, अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होते जाएंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे इस प्रकार से सेपरेट होंगे। साइज के अकॉर्डिंग, इसका मतलब जो छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो तो सबसे नीचे की तरफ आएंगे। डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा, नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, ताकि डीएनए का मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने विपरीत चार्ज की ओर मूवमेंट शो करता है। तो ये यहाँ नीचे की तरफ आएगा, इनका मूवमेंट इस साइड में होगा। तो ये जो फ्रेगमेंट होंगे सबसे नीचे की तरफ वो तो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, और ये जो फ्रेगमेंट होंगे सबसे ऊपर ये कैसे होंगे, लार्ज होंगे। अब इनको देखें कैसे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इसलिए इस जेल को निकाल कर आप क्या करोगे, अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट, यूवी की लाइट की प्रेजेंस में देखोगे तो ये जो इथिडियम ब्रोमाइड जहां जहां होगा डीएनए के साथ में, वहां वहां जो बैंड है वो दिखाई देंगे आपको पिंक या ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। कैसे दिखाएंगे, पिंक या ऑरेंज। कई बार कलर भी पूछा जाता है, किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो किसके रूप में काम करता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो एक इंटरकैलेटिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। इंटरकैलेटिंग वर्क एजेंट किसे कहते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कोई भी एक डीएनए है, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे ये डीएनए है और डीएनए के बीच में क्या है, डीएनए बना हुआ किससे है, तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन बेसेस से, एडेनिन, थाइमिन, गुआसिन या गुआनिन। यहाँ पर अपन देखेंगे साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन, ए के सामने टी, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ ये क्या करेंगे, यहाँ पे आके दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में आके क्या करते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। कौन, इथिडियम ब्रोमाइड। ये क्या आ गए यहाँ पर, इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR। इस प्रकार से ये डीएनए के अंदर ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, डीएनए की कोइलिंग को बढ़ाते हैं, डीएनए की सुपर कोइलिंग को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। टर्निंग ट्विस्टिंग जो होता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इथिडियम ब्रोमाइड है वो एज ए म्यूटेशन के रूप में भी काम करता है, क्योंकि इंटरकैलेटिंग एजेंट दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जाके फंस जाता है, तो वहाँ पर भी काम आता है। अब क्वेश्चन को अगर अपन देखेंगे यहाँ पे कि इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो डीएनए की विजुलाइज में काम आता है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, ए दिया हुआ है इथिडियम ब्रोमाइड ओनली, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाई वाइट लाइट एक्सपोजर, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाई अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कि सबसे पहले तो इथिडियम ब्रोमाइड से आप क्या करोगे, स्टेन करोगे और बाद में देखोगे किस पे, अल्ट्रा वायलेट को एक्सपोज कर अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में आप देखोगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे देखते हैं, चलो जैसे ये दो क्वेश्चन जो वापस हैं किससे हैं, ये टेक्निक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 116, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करना चाह रहे हो, अब आप सेंट्रीफ्यूज करना चाह रहे हो, ठीक है ना, किसका, विच सेल ऑर्गेनेल, मतलब कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उनका क्या करना चाह रहे हो, आप सेंट्रीफ्यूज करना चाह रहे हैं। विल सेडमेंट नीचे बैठेगा एट लोअर स्पीड। अगर आपने सेंट्रीफ्यूज को लोअर स्पीड से किया है तो सबसे पहले नीचे की तरफ कौन बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, कम वेग पर अपकेंद्रण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तल छट में मिलता है, सबसे नीचे की तरफ जो मिलेगा, यहाँ पे अपन देखेंगे इस प्रकार से आपने सेंट्रीफ्यूज किया है यहाँ पे, तो सबसे नीचे कौन मिलेगी, जो सबसे बड़ा पार्टिकल होगा, हैवी पार्टिकल होगा वो मिलेगा, फिर उससे छोटे जो होंगे वो उससे ऊपर मिलेंगे, फिर उससे छोटे उससे ऊपर मिलेंगे, और उससे छोटे, इस प्रकार से लास्ट में इस प्रकार से मिलते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, सबसे हैवी पार्टिकल है, तो सबसे कहाँ बैठेगा, सबसे नीचे की तरफ पहले बैठेगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई दिया हुआ है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और राइबोसोम दिया हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। कि जब सेंट्रीफ्यूज आप लोअर स्पीड पे करते हो
तो सबसे नीचे की तरफ पहले कौन बैठेगा, कौन सेडिमेंट होगा सबसे नीचे की तरफ, तो न्यूक्लियाई होगा। सबसे ऊपर की तरफ अगर पूछा जाता तो जो भी माइक्रोबॉडीज हैं वो सबसे ऊपर होता है। वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में क्या होता है। सबसे ऊपर की तरफ अगर अपन देखेंगे इनके अकॉर्डिंग तो कौन सा होता, राइबोसोम। अगर यही क्वेश्चन जस्ट ऑपोजिट पूछा जाता तो इसमें राइट आंसर कौन सा होता, राइबोसोम होता सबसे ऊपर की तरफ, क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों के अकॉर्डिंग आंसर देना अपने को। तो यहाँ सबसे ऊपर होता राइबोसोम, सबसे नीचे होता न्यूक्लियाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर। ये एक जेल का टाइप है भाई, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई स्फेडेक्स जेल इज कॉमनली यूज्ड इन, ये अपन जो बुक में है क्रोमेटोग्राफी जहाँ मैंने पढ़ाई थी वहाँ पर सब चीज़ें ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, नोट्स के अंदर भी मेंशन है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। स्पेडिक्स के टाइप भी मिल जाएंगे आपको, कौन से में कहाँ काम आती है स्पेडिक्स। जैसे ही अपन क्रोमेटोग्राफी अपन परफॉर्म करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है स्फेडिक्स के जो बॉल हैं, स्फेडिक्स के बीड्स हैं, वो क्या किए जाते हैं, भरे जाते हैं। स्पेडिक्स होता क्या है, पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के बने हुए फाइबर्स होते हैं स्पेडिक्स। इस प्रकार से भरे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग अब अपन क्या करना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हैं उनकी साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं उनको अपन क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे इन मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से होते हुए क्या आएंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। इस प्रकार से ये बाहर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पर किस में यूज में आ रहे हैं, ऑप्शन देखो। अब ये है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में खास तौर से सिलिका की जो जेल होती है, जिसे अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जान सकते हैं, पेपर लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं, वहाँ पर मोस्टली सिलिका के काम आती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज, जहाँ भी आयन एक्सचेंज होगी वहाँ पर चार्ज मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। तो ये हो सकता है स्पेडिक्स वहाँ हो, सेलुलोज वहाँ पे हो, लेकिन उसके साथ में चार्ज होना जरूरी है, तो ये भी नहीं होगा। जेल फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पर जो जेल फिल्ट्रेशन है ये वाला ऑप्शन राइट आएगा, जेल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे यूज में आते हैं, मॉलिक्यूल फिल्टर होते हैं, अपनी साइज के अकॉर्डिंग निकलते हैं। सबसे पहले जो है हैवी मॉलिक्यूल पहले निकलेंगे और लाइट मॉलिक्यूल होंगे वो बाद में निकलेंगे, ठीक है। अगला दिया है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग भी सीधी सी बात है कि एफिनिटी किसके साथ में होगी, एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट के साथ में बाइंडिंग करेगा, एंटीजन होगा एंटीबॉडी के साथ में करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की एफिनिटी में तो अलग ही मिलेगा आपको सिस्टम ही, कोई भी दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट होने वाली चीज़ जो होती है वो भरी जाती है। यहाँ पर जेल फिल्ट्रेशन या कॉलम जो क्रोमेटोग्राफी है वो उसमें अंदर कौन सी भरी जाती है, स्फेडिक्स जेल भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे अपन देखते हैं चलो यहाँ पे देखते हैं अपन। देखो इन एसडीएस पेज क्वेश्चन नंबर 118, इन एसडीएस पेज सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, कौन सा है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट एसडीएस, प्रोवाइड एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन को जब एसडीएस पैच इलेक्ट्रोफोरेसिस आप परफॉर्म करते हो तो जो एसडीएस जो मिलाया जाता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, वो प्रोटीन को कौन सा नेगेटिव चार्ज देता है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है उसके ऊपर अलग अलग चार्ज होता है, ठीक है। कभी पॉजिटिव होते हैं, कुछ एमिनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, कुछ एमिनो एसिड कैसे होते हैं मतलब नेगेटिव होते हैं। इसलिए ओवरऑल प्रोटीन को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, एक यूनिफॉर्म चार्ज करना होगा, जिसके लिए जो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट है एक नेचुरल जो डिटर्जेंट के रूप में काम आता है, उसको यूज में लिया जाता है, जो क्या करता है, इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। अब इसके ऊपर कैसा भी चार्ज रहा होगा, लेकिन अब कैसी है ये प्रोटीन नेगेटिव चार्ज है। जब आप इसको जेल में आप सेपरेट करोगे तो आराम से इसको सेपरेट कर पाओगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड में तो नेगेटिव चार्ज है और इधर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो प्रोटीन है कहाँ जाएगी, अपनी चार्ज के विपरीत तरफ जाएगी। तो ये प्रोटीन अगर यहाँ पे डाला जाएगा तो ये प्रोटीन कैसे जाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे नीचे की तरफ, इस प्रकार से यहाँ पे
इस प्रकार से ये प्रोटीन है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगी। तो ये SDS पेज है जो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाता है। 119 नंबर क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इथोलॉजिस्ट, इनमें से कौन सा इथोलॉजिस्ट नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, इनमें से अपन लॉरेंस जो है ये तो अपन जानते हैं। इधर देखेंगे फ्रिश भी है और टीनबर्ग भी है, ये तीनों ही कैसे हैं, इथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया है। ये अपन देखेंगे वॉन बियर जो हैं ये कैसे हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जिन्होंने जो डॉली भेड़ है उनके ऊपर काम किया था, या फिर एम्ब्रियो को ट्विन एम्ब्रियो जो बनते हैं उनकी जो मैपिंग है उसमें वर्क किया है। तो वॉन जो बियर है उन्होंने एनिमल जो एम्ब्रियोलॉजी है उनके ऊपर ज़्यादा वर्क किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, इनमें से इथोलॉजिस्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कार्ल एस्टन वॉन बियर, ये नहीं है, जबकि ये तीनों कैसे हैं, इथोलॉजिस्ट है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे अपन देखेंगे चलो यहीं तक है। यहाँ पर देखेंगे विच अमोंग द फॉलोइंग साइट इज लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क और यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क। तो जो केवलादेव जो है भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो कैसा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें शायद आगे क्वेश्चन नहीं, 120 क्वेश्चन थे, 120 तक ही आते हैं क्योंकि आगे तो फिर साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज के अपने जो टेक्निक से रिलेटेड अथवा PG से रिलेटेड अपन कह सकते हैं, तो जितने भी यूनिट 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है 1 बाय अपन डेली डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए जो पेपर था वो 2016 का पेपर था, जिसमें अपन ने कंप्लीट जो PG लेवल के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा और जो भी जैसा भी आपको लगता है रेस्पॉन्स ज़रूर देके जाइए। कल अपना नेक्स्ट पेपर जो है कोई भी वो लेके आएंगे अपन। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।